इस पार्ट में हम पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देखेंगे। ठीक है, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। पिछले पार्ट में हमने वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देखा। अब पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ऐसे दो चीज़ें हैं। अब ये दो चीज़ें समझने से पहले एक सिंपल चीज़ समझ लो। यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़ा है। झगड़ा किसके बारे में है कि ये जो रेडिएशन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, नाउ दिस रेडिएशन कैन बी इन द वेव फॉर्म। तो पहले उनको वेव फॉर्म में है या पार्टिकल नेचर का है, तो ये किसी को नहीं पता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव फॉर्म में है या पार्टिकल फॉर्म में। मतलब झगड़ा किस बारे में है, तो ये पार्टिकल नेचर है या वेव नेचर है, इसमें झगड़ा है। मतलब पार्टिकल नेचर वर्सेस व्हाट, वेव नेचर। नाउ कुछ साइंटिस्ट, मतलब कुछ पहले, अब ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि वेव नेचर कौन कौन बिलीव करता था और उससे क्या क्या एक्सप्लेन होता था, और पार्टिकल नेचर कौन कौन बिलीव करता था और उससे क्या क्या एक्सप्लेन हो सकता था। तो ठीक है, तो पहले हमने जो टॉपिक देखा वो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो इसका टॉपिक है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब देखो, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आपको समझना है कि यहाँ पे 19th सेंचुरी फिजिक्स, ठीक है, मतलब बहुत पुराना फिजिक्स, जिसको हम क्लासिकल फिजिक्स नहीं तो न्यूटोनियन फिजिक्स कहते हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स और न्यूटोनियन फिजिक्स में ऐसे माना गया कि रेडिएशन जो होता है वो वेव नेचर का होता है। ठीक है, अब उससे दो चीज़ें तो अच्छे से एक्सप्लेन होती थी, तो ये थोड़ा फिजिक्स में आप बाद में पढ़ोगे, लेकिन वेव में इंटरफेरेंस एक्सप्लेन होता था, फिर डिफ्रैक्शन भी एक्सप्लेन होता था। ठीक है, लेकिन उसके बाद एक साइंटिस्ट आया, प्लैंक। ठीक है, तो ये देन कम्स प्लैंक। अब प्लैंक ने क्या किया कि ये सारे जो एक्सप्लेनेशन थे वो तो रहने दिए, उसने कुछ नकारा नहीं, लेकिन थियरी में क्या हुआ, अब ये सारी थियरी है इसलिए ऐसा ही है सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे प्लैंक ने ये फिनोमेनॉन कांट बी एक्सप्लेन्ड ऐसे किया। कौन से फिनोमेनॉन आपने अगर ऐसा कंसीडर किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो वेव नेचर का है, तो आप कभी भी ये फिनोमेनॉन एक्सप्लेन नहीं कर सकते जो आगे जाके समझेगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। फिर आप ये नहीं एक्सप्लेन कर सकते फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो आइंस्टाइन ने दिया था। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एकदम बढ़िया सा फिनोमेनॉन, वो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते जब आप किसको, तो सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जब आप वेव फॉर्म में ट्रीट करते हैं, तो यू कांट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बाद ये कुछ और फिनोमेनॉन है जो जिसके सिर्फ नाम याद रखने हैं, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटीज ऑफ सॉलिड विथ टेम्परेचर, और बाद में लाइन स्पेक्ट्रा। तो ये सारी चीज़ें आपने अगर वेव नेचर कंसिडर किया, मतलब यू ट्रीटेड इट एज, फिजिक्स में ट्रीटेड इट एज वेव नेचर, तो यू कांट एक्सप्लेन दीज 4 फिनोमेना। अगर ये 4 फिनोमेनॉन आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आता है। कॉन्फ्लिक्ट क्या आता है भाई, पार्टिकल नेचर है या वेव नेचर है, तो इसी में दिक्कत है। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो नया फिजिक्स चालू हुआ, मॉडर्न फिजिक्स चालू हुआ, वो प्लैंक ने चालू किया। तो प्लैंक ने बोला कि अरे वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो नेचर होता है वो क्या होता है, पार्टिकल नेचर होता है। ठीक है, अब पार्टिकल नेचर होता है तो प्लैंक सजेस्टेड दैट एटम्स एंड मॉलिक्यूल कुड इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ बंडल और पैकेट्स। अब यहाँ पे वेव क्या थी, वेव ऐसी वेव थी। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि एनर्जी कैसी चलती है, तो ऐसे बंडल्स और पैकेट्स में चलती है। मतलब एक डिस्क्रीट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी ऐसे पैकेट में मिलेगी और पैकेट में ही एब्जॉर्ब होगी और पैकेट में ही इमिट होगी। तो एनर्जी इज ऑलवेज डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब क्या, तो ऐसी कंटिन्यूअस नहीं होती। तो ये थोड़ा थ्योरेटिकल वर्ड है, या आपको कब समझेगा पता नहीं, लेकिन एनर्जी इज ऑलवेज डिस्क्रीट नॉट कंटिन्यूअस। तो एनर्जी की वैल्यूज जो होती है वो ऑलवेज डिस्क्रीट होती है, कंटिन्यूअस नहीं होती। अब स्मॉलेस्ट यूनिट जो है, ये जो हमने लिखा है, सपोज ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी है, तो उसको प्लैंक ने कहा था क्वांटम। ठीक है, तो क्वांटम ऑफ एनर्जी इज व्हाट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। अब उसके बाद यहाँ पे प्लैंक ने जो भी पार्टिकल नेचर तो उसने बोल दिया, फिर पार्टिकल नेचर बोलने से थोड़ी होता है। पार्टिकल नेचर के लिए अगर पार्टिकल है ना भाई, तेरा जो एनर्जी है वो पार्टिकल में एब्जॉर्ब होता है, पार्टिकल में इमिट होता है। तो पार्टिकल नेचर अगर है तो उसकी एनर्जी बता। फिर तो एनर्जी उसने बता दी, एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू नू, ऐसे बताया उसने। अब एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू नू, एनर्जी ई मतलब एनर्जी, एच इज उसने दिया था एक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू क्या है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल्स
पर जूल्स इनटू सेकेंड्स, पर सेकेंड नहीं है, इनटू सेकेंड्स, इनटू फ्रीक्वेंसी। तो आपको पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी जितनी बढ़ेगी उतनी क्या बढ़ेगी, एनर्जी। तो ये तो हमने वेव थ्योरी में भी एक्सप्लेन किया। तो यही था एनर्जी का सिग्निफिकेंस। तो ये जो क्वांटम नहीं तो फोटॉन्स होते हैं, फोटॉन्स आर व्हाट, पैकेट्स और बंडल ऑफ एनर्जी। जो वेव नेचर में कैसे था, कंटिन्यूअस था, लेकिन यहाँ पे कैसा है, डिस्क्रीट। तो प्लैंक ने बताया, ठीक है, तो प्लैंक ने बताया क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी के बारे में भी। अब क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, तो एकदम सिंपल बात है। एनर्जी के वैल्यूज होते हैं बच्चों, एनर्जी का कुछ भी वैल्यू है, 2000 किलो जूल्स, 4000 किलो जूल्स, वट एवर, तो जूल्स में जो भी वैल्यू होगा, तो आप देखो यहाँ पे आप एक पर्सन है, ये क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी एक्सप्लेन करने का एकदम सही तरीका क्या है, ये पर्सन है। तो ये क्या हो सकता है, तो ये स्टेयरकेस है, यहाँ पे चढ़ सकता है। तो ये पर्सन कहाँ रह सकता है, यहाँ रह सकता है, नहीं तो यहाँ पे आ सकता है, नहीं तो यहाँ पे आ सकता है, नहीं तो यहाँ पे आ सकता है। मतलब ही कांट बी देयर इन दिस मिडल। ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, बीच में नहीं रह सकता वो। तो एनर्जी कैन हैव वैल्यूज ओनली दिस वैल्यूज, जो भी वैल्यूज है वो ये वैल्यू होगी, बीच की वैल्यू नहीं होगी। तो यहाँ पे लिख रहा हूं कि एनर्जी कैन हैव ओनली वन सर्टन वैल्यू, ठीक है, एक ही सर्टन वैल्यू हो सकती है। मतलब 0 हो सकती है, H हो सकती है, 2H हो सकती है, 3H हो सकती है, लाइक दिस। लेकिन वो H के बाद 1.5 H नहीं हो सकती। मतलब एनर्जी कैन हैव वैल्यू व्हाट, 0, एक तो H, एक तो 2H, एक तो 3H एंड सो ऑन। मतलब एनर्जी कैन हैव ओनली व्हाट, सर्टन वैल्यूज, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लैंक थ्योरी के बारे में थोड़ा सा। तो यहाँ पे ये फिर से देखो कौन से फिनोमेनॉन वेव नेचर से एक्सप्लेन होते हैं, कौन से फिनोमेनॉन पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होते हैं। तो पार्टिकल नेचर से जो फिनोमेनॉन एक्सप्लेन होते हैं उसी से पार्टिकल नेचर वाला फिजिक्स आया, और उसके बाद वेव नेचर वाला फिजिक्स आया। अब उसके बाद एक और साइंटिस्ट आएगा, डी ब्रॉगली। उसने क्या किया, डी ब्रॉगली ने क्या किया, तो ये जो झगड़ा था, कौन सा झगड़ा, रेडिएशन वेव है या पार्टिकल है, ये जो झगड़ा था, उसको उसने क्या कहा, भाई बोथ, दोनों ट्रीट करो। चलो ठीक है, झगड़ा मिटाओ, दोनों मान लो, मतलब वेव भी नेचर है, पार्टिकल भी है। तो वो डी ब्रॉगली ने वेव पार्टिकल ड्युअलिटी का पॉइंट रेज किया। तो वेव पार्टिकल ड्युअलिटी क्या होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पिछले लेक्चर में कुछ फिनोमेनॉन देखे थे, कुछ इक्वेशंस देखे थे। क्या क्या इक्वेशन थे, देखो, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट व्हाट, वेलोसिटी। उसके बाद E इज नथिंग बट व्हाट, h न्यू। फिर E इज इक्वल टू व्हाट, hc अपॉन लैम्बडा। तो वो फिर से जाके देखो, और ये इक्वेशन, ये जो फॉर्मूलाज है उसको अच्छे से रिमेंबर करो। वेवलेंथ क्या थी, फ्रीक्वेंसी क्या थी, और वेलोसिटी क्या थी। अब विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो का विविध भारती स्टेशन ब्रॉडकास्ट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलोहर्ट्ज। तो ये फ्रीक्वेंसी से वो ब्रॉडकास्ट करता है। तो कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। तो आप पहले क्या करना है, ये फ्रीक्वेंसी दी है, मतलब क्या कि बच्चों देखो, फ्रीक्वेंसी आपको पता है, ठीक है, वेलोसिटी तो सबको पता है, वेलोसिटी बदलती नहीं है, मैंने बोल दिया 3 × 10⁸। तो आपको क्या निकालना था, सिर्फ वेवलेंथ निकालना था। तो अब ये फ्रीक्वेंसी जो है वो किलो हर्ट्स में है, उसको आप किस में कन्वर्ट कर लोगे, हर्ट्स में कन्वर्ट कर लोगे। फिर ये फॉर्मूला को कैसे मॉडिफाई कर लोगे, लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, C अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यही सिंपल सा फॉर्मूला यूज करके आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो उसने किया है क्या, तो वेवलेंथ इज इक्वल टू व्हाट, C अपॉन लैम्डा, वेयर C इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन वैक्यूम एंड नू इज द व्हाट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये हुए वैल्यू। ये फॉर्मूला देखो हमने बताया था कि लैम्डा इज इक्वल टू C अपॉन नू। तो ये C है, C क्या हुआ, तो C तो बदलता नहीं, मैंने बोल दिया था 3 × 10⁸। और यहाँ पे ये क्या है, तो ये किलो हर्ट्स में लिखा है उन्होंने। तो यहाँ पे उसको किलो हर्ट्स से हम सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। मतलब क्या, तो यहाँ पे किलो हर्ट्स से हर्ट्स में कन्वर्ट कर लें। देखो हर्ट्स मतलब क्या होता है, पर सेकेंड होता है, हर्ट्स मतलब पर सेकेंड। तो यहाँ पे किलो मतलब क्या, 10⁻³ मतलब क्या, तो 1000। तो एक 1000 हर्ट्स का 1 किलो हर्ट्स होता है। तो यहाँ पे हमने किलो हर्ट्स को किस में कन्वर्ट कर लिया, नॉर्मल हर्ट्स में कन्वर्ट कर लिया, मतलब सेकेंड। तो ये सेकेंड क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, और क्या आएगा, m आएगा, मतलब मीटर आएगा। तो मीटर में वैल्यू आई कितनी, 219 मीटर, तो 219.3 मीटर्स। तो दिस इज व्हाट, कैरेक्टरिस्टिक रेडियो वेवलेंथ। तो ये जो है वेवलेंथ होती है वो रेडियो कैटेगरी में फॉल करती है। मतलब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो हमने देखा था उसमें राइट साइड को जो था रेडियो वेव्स उसमें फॉलो होती है, ठीक है। अब अगला देखते हैं, वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम कहाँ से कहाँ तक, तो वेवलेंथ ऑफ 400 नैनोमीटर से लेके वेवलेंथ ऑफ व्हाट, 750 नैनोमीटर तक। तो ये तो विग बी और होता है ना, आपको पता है विग बी और वो क्या भी
क्या पता मैंने गलत लिखा या सही लिखा, देख लेना कि विक ब्योर होता है तो वॉयलेट से लेकर रेड तक जो भी फ्रीक्वेंसी है वो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे वेवलेंथ दिया है, फ्रीक्वेंसी भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 400 से लेकर 750, ठीक है। अब यहाँ पे यूजिंग द अब उन्होंने क्या बोला है, एक्सप्रेस दिस वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेस दिस वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसीज, हर्ट्स में कन्वर्ट करने को बोला। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला तो आपको पक्का पता है। तो दिस इज व्हाट नू सी अपॉन लैम्बडा। तो सी की वैल्यू तो पता है 3 × 10⁸, लैम्बडा की वैल्यू क्या डाल दी, तो उन्होंने नैनोमीटर में दिया था, तो नैनोमीटर 400 नैनोमीटर इज व्हाट हाउ मेनी मीटर्स। अब यहाँ पे एसआई में काम करो, यहाँ पे एक सिंपल बात होती है, एसआई में काम करो। अब एसआई में काम करो मतलब यहाँ पे नैनोमीटर चलेगा कि आपको नहीं, उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर में कन्वर्ट कैसे किया, 10⁹ मीटर्स, तो ये हो गया आपका 7.5 × 10⁻14 हर्ट्स, ठीक है। उसके बाद रेड लाइट के लिए वही किया, रेड लाइट के लिए फिर से वही किया, तो उसने हर्ट्स में कन्वर्ट कर लिया। तो वेवलेंथ आपको दी गई थी, फ्रीक्वेंसी चाहिए थी, तो स्पेक्ट्रम देखो क्या हुआ। तो दिस इज करस्पॉन्डिंग टू द वेवलेंथ ऑफ व्हाट 400 नैनोमीटर एंड दिस इज करस्पॉन्डिंग टू द वेवलेंथ ऑफ व्हाट 750 नैनोमीटर। तो ये जो रेड है और ये क्या है, वायलेट है, ठीक है। अब कैलकुलेट द वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन ऑफ हैविंग वेवलेंथ दिस। तो वेवलेंथ एमस्ट्रॉन्ग यूनिट में दिया है, तो आपको एमस्ट्रॉन्ग यूनिट को पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। सपोज 10⁸ सेंटीमीटर, मतलब एमस्ट्रॉन्ग यूनिट को, ये कन्वर्जन फैक्टर है 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो आपको वेव नंबर कैलकुलेट करना था। वेव नंबर क्या होता है, इनवर्स ऑफ वेवलेंथ होता है। तो आपने क्या किया कि इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, फिर मीटर में कन्वर्ट किया, तो 1/मीटर किया, तो ये सीधा सा कैलकुलेशन किया, तो 1.724 × 10⁻4 सेंटीमीटर इनवर्स, और कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी किया, तो फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट हो गई आपकी 5.172 × 10⁻14 पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी भी कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको पता है कि वेव नंबर इज नथिंग बट व्हाट्स दिस वेव नंबर इज नथिंग बट सी अपॉन लैम्बडा। तो सी अपॉन लैम्बडा क्या हो गया। तो ये था आपका बेसिक जो न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आप एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल ढूंढो, और पार्टिकल नेचर ये जो थ्योरी थी वो पूरी थ्योरी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, अच्छे से पढ़ो, और मैं जो बात कर रहा था वो आपको समझ जाएगा, ठीक है।